हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लेखपाल परीक्षा की तिथि जो पहले 19 जून थी, उसको आगे अब बढ़ाकर 24 जुलाई को कर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि चैनल पर हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। उसी क्रम में यह हमारा आज का 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। पहले के 24 प्रैक्टिस सेट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे द्वारा 4 पिछले जो पेपर हुए थे, उसमें से ग्रामीण परिवेश के का सेक्शन सॉल्व कराया गया है। एक था चकबंदी लेखपाल के 2 पेपर थे और एक राजस्व लेखपाल के, ये जो 2 पालियों में पेपर हुए थे। टोटल 4 पालियों के पेपर ग्रामीण परिवेश का सेक्शन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, डिजिटल वॉलेट और कंप्यूटर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी और विशेष उत्पाद। अगर देखें तो यह एक जिला एक उत्पाद योजना यह कब से शुरू की गई थी? तो यह 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। 24 जनवरी 2018 से। सर्वप्रथम ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना का ये कॉन्सेप्ट है, यह जापान के जो थे ओइटा के गवर्नर, जापान के ओइटा के गवर्नर थे, प्रांत है एक, ओइटा के गवर्नर, उनका नाम था मोरीहिको हीरामालू। मोरीहिको हीरामालू के द्वारा 1975 में यह कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी। तो इसका सही उत्तर होगा लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2019 में। इसका जो उद्देश्य था वह था बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कुपोषण दूर करने के लिए। सबरी संकल्प अभियान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो ये 29 जिलों में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं आएंगी जो दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करती हैं और उनके 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों में के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो ये सीधा सीधा किशोरी बालिका योजना ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता था, उसी की एक शर्त के पूछा गया है। तो इसमें वह लड़कियां जो 300 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं, यानी कि विद्यालय नहीं जाती हैं, सीधा सीधा कहा जा सकता है, तो उनके लिए संतुलित आहार की पेशकश की जाती थी। तो इसका उत्तर होगा 300। अब यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 21 फरवरी 2019। अच्छा, यहाँ पर स्कूल में 300 दिन तक स्कूल में उपस्थित ना होने का मतलब है कि जैसे स्कूल में जाएंगी को तो मिड डे मील के द्वारा उनके जो संतुलित आहार है वो पूर्ण किया जा सकता है। अगर वह स्कूल नहीं जा रही हैं तो ये उनको घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। 2019 में 21 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश जो है इसका कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला स्थान है। आप लोगों को पता होगा यह योजना हम कई बार करा चुके हैं, अलग अलग रूपों में कई प्रश्न इसके द्वारा इसमें हल किए जा चुके हैं। तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। 24 फरवरी 2019 को सालाना कितने 6,000 रुपये 2 किस्तों में किसानों को प्राप्त होते हैं। पहले अब अच्छा इसकी आप लोग बताइए कि इसकी भूमि कितनी किसानों के पास होनी चाहिए तब इस योजना का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाया गीत का नृत्य नाटक किया जाता है, जो नाटक किया जाता है वो कौन सा है? घूमर, स्वांग, कालबेलिया, नौटंकी। अर्ध ऐतिहासिक कहानियां जिसमें नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से की जाती हैं, तो वो है स्वांग, उत्तर प्रदेश का।
और यहीं पर देख लेते हैं, अगर कालबेलिया, तो ये कालबेलिया कहाँ का है? ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। और ये घूमर, ये भी राजस्थान का है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि घूमर राजस्थान का है, लेकिन कालबेलिया जो है ये भी राजस्थान का है। ये राजस्थान की सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, सपेरा जनजाति के द्वारा, इसीलिए इसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। और राजस्थान का एक और नृत्य है तेरह ताली, अगर ये पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का है। एक और होता है पुलिकली, प्रसिद्ध नृत्य है, तो बताए देते हैं, ध्यान रखना। पुलिकली, पुलिकली ये ओणम के त्योहार में किया जाता है। ओणम त्योहार के चौथे दिन ये नृत्य किया जाता है। ये केरल में, अब ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्योहार है केरल का। पुलिकली, इसको टाइगर नृत्य या बाघ नृत्य भी कहते हैं। टाइगर नृत्य या बाघ नृत्य, ये एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहाँ से शुरू किया गया था? वही प्रश्न फिर आया, तो ये है गोरखपुर से शुरू किया गया था। वहां पर पूछा गया था कि कौन सा स्थान है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? सोना, कोल्ड ड्रिंक, दलहन, इत्र। तो इसका सही उत्तर होगा दलहन। अच्छा, एग मार्क है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोला जाता है इसको, एग मार्क को। यह विशेषता क्या है कि यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, विशेषकर खाद्य, जो खाद्य कृषि पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दालें हो गई, अनाज हो गए, खाद्य तेल हो गए। तो ये दलहन, इसमें भी देखो सोना है, कोल्ड ड्रिंक है, इत्र, ये खाद्य उत्पाद, ये कृषि खाद्य उत्पाद नहीं है, तो ये दलहन इसका सही होगा। अब केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला यह कहाँ स्थित है? इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला यह कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो यह की जाती है 75% केंद्र के द्वारा, 15% राज्य के द्वारा, और बाकी बचा 10% ये जो लाभार्थी होगा वह स्वयं इसको लगाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एकीकृत कम लागत स्वच्छता ये है क्या? इसका पूरा नाम इसे हिंदी में देख लेते हैं, अंग्रेजी में फुल फॉर्म जो फॉर्म होती है ILCS इसको बोला जाता है, और इसकी फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन, लो कॉस्ट सैनिटेशन। 75% इसमें देता है केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार, और 10% लाभार्थी। ये है क्या? ये वैसे मैनुअल स्क्रैवेंजिंग जो होती थी उसको बंद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। 1960-61 में इस योजना को शुरू किया गया था, 1960-61 में यह योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या तो प्राचीन समय में जो सर पर मैला ढोने वाले जो लोग होते थे उनको उनके काम से मुक्ति दिलाना, और ये जो परंपरागत शौचालय बनते थे इनमें हम नई जो पानी के द्वारा, फ्लश के द्वारा सफाई जिनसे हो सके उनमें तब्दील करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था? 2016-17, 2018-19, 2017-18, 2015-16। तो इसका सही उत्तर होगा 2017-18। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, यह सभी लोगों को पता होगा। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण लागू किया गया था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रिजमेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन थे जिन्होंने यह योजना शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1925 में फ्रांस में लागू की थी। अब फ्रांस रूस की बात कर रहे हैं, तो रूस में लागू की थी। रूस से और क्या लिया गया है? अपने संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया गया था रूस से, और उसके अलावा लिया गया था मूल कर्तव्य। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों का संरक्षण करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस थिमक्का, कमला पुजारी, हरिका द्रोणवल्ली, मूकाबेन। तो ये है कमला पुजारी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 2019 में समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर होगा मलावी, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, केनिया। ये अफ्रीकी देश हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन फर्स्ट पे है, भारत का नंबर सेकंड पे है। और देखते हैं, जैसे चाय हो गई, प्याज हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, चावल और रेशम, इनके मामले में चीन नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसान को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्न में से किस नवीन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? कॉफी क्लाउड, कॉफी ब्लॉकचेन, कॉफी कनेक्ट, कॉफी चौपाल। तो सही उत्तर इसका होगा कॉफी ब्लॉकचेन के माध्यम से। और देखते हैं सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ से होता है? तो सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक में 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% का उत्पादन होता है। कॉफी की 2 किस्में हैं जिनका भारत में खेती की जाती है, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा। और कॉफी के बागानों को फजिंडा कहाँ पर कहा जाता है? तो ये ब्राजील में कहा जाता है। कॉफी के बागानों को फजिंडा ब्राजील में कहा जाता है। और इसका जो कॉफी का मूल स्थान है वह अमेजन घाटी है। अमेजन घाटी ये मूल स्थान है। और किन किन चीज़ों का मूल स्थान है एक देख लीजिए आप लोग, रबड़ याद कर लीजिए, रबड़ और कॉफ़ी और तंबाकू, इसका मूल स्थान अमेजन घाटी है। अब क्वेश्चन नंबर 17, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, कोलकाता, नई दिल्ली, कोच्चि। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में स्थित है। सर्वप्रथम 1834 में जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश व्यापारी, उनके द्वारा असम में इसकी खेती की गई थी। असम में इसकी व्यापारिक खेती की गई थी। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका गठन 1954 में किया गया था। सर्वप्रथम भारत में 1834 में अंग्रेजों के द्वारा असम घाटी में व्यापारिक खेती चाय की गई थी। और जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह 1954 में कोलकाता में बनाया गया था। अब देख लेते हैं इसी जगह ये तंबाकू बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? तंबाकू बोर्ड। तो तंबाकू का आप लोग याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। और इसी जगह रबर बोर्ड का मुख्यालय देख लीजिए कहाँ पर है? तो ये कोट्टायम केरल में है। रबर बोर्ड का कोट्टायम केरल, आप लोग लिख लीजिएगा और याद करिएगा। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं यहीं पर कहाँ है कपास का? तो कपास का नागपुर में है। अब इसका चाय का देख लेते हैं मूल स्थान कहाँ पे है? तो चाय का मूल स्थान आप लोगों को मालूम होगा, चाय का मूल स्थान चीन से है। और इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में जहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा असम है। असम में चाय होती है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल में भी चाय होती है। असम का क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी नदी क्षेत्र, जहाँ पर चाय बढ़िया मात्रा में उपजाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में तुम्हारा है दार्जिलिंग है।
और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी। आप लोग लिखावट पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए, आप लोग समझने पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, इसका संबंध सीधे तौर पर कृषि से है। बीमा, बीमा भी कृषि से संबंधित है। और परिवहन तो होना ही चाहिए, कृषि अच्छी करने के लिए परिवहन का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें खनन जो है या आधारित संरचना कारक कृषि विकास का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने तक बढ़ाना है? 40 बिलियन से अधिक, 60 बिलियन से अधिक, 80 बिलियन से अधिक, 100 बिलियन से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा 60 बिलियन से अधिक। याद रख लेना, क्योंकि यह जो 18 की नीति थी यह 2022 में पूरी हो रही है, और वैसे भी ये लोअर की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो शायद यह फिर से रिपीट होने की संभावना रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? बीटी बैंगन, बीटी कपास, सुनहरा चावल, फ्लावर्स फ्लावर? तो ये होगा बीटी बैंगन। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ष 2009 में इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुमोदन समिति ने इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 2010 में इस पर रोक लगा दी गई थी। 2010 पर इस पर रोक लगाई गई थी। किसके अनुमोदन थे, किसने लगाई थी? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1950, 1955, 1965, 1970? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा 1955 में। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम को छोड़कर बाकी कम्युनिटी आती हैं, जैसे बौद्ध हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, जैन हो गए, ये भी आएंगे, और सिख भी इसी अधिनियम के तहत आएंगे। और इसी के तहत तलाक एवं विवाह संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उत्तराधिकार संबंधी भी प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किए गए हैं। और गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए जिम्मेदार एजेंट प्रेरक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ? तो ये उसका उत्तर होगा जीवाणु। अब जीवाणु की खोज अगर देखा जाए साइंस में थोड़ा सा जाके, तो 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, आप लोगों को नाम पता होगा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, समझ ठीक है। और विषाणु से अन्य होने वाले जो हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया है, तो आप लोग इसमें देख रहे हैं एंथ्रेक्स, टिटनिस, टाइफाइड, डिफ्टीरिया, काली खांसी, प्लेग, हैजा, कालरा आदि सब जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग। क्वेश्चन नंबर 23, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, घी उत्पादन, बटर उत्पादन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सीधा सा प्रश्न हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहीं पर एक प्रश्न और आता है, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा पुरस्कार। अच्छा, ये जो है गोकुल पुरस्कार ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कि दुग्ध उत्पादन, और जो नंद बाबा पुरस्कार है ये देसी गायों के दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा फर्क आप लोग ध्यान देना कि देसी गायों के दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये नंद बाबा पुरस्कार, और टोटल जो दुग्ध उत्पादन है वो गोकुल पुरस्कार। और गोकुल पुरस्कार के संबंध में जो देखा जाए कि प्रदेश स्तर पर 1 लाख रुपए और जनपद स्तर पर 51,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं बता देता हूं कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को मनाया जाता है कि भारतीय किसान सम्मान दिवस, प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं के कार्यकाल में पटवारी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में लेखपाल किया जाने लगा। तो ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, हम अगली वीडियो में सही आंसर बता देंगे। या आप लोग कमेंट करना तो कमेंट बॉक्स में इसको हम पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? थाकवास्ट, कैडस्ट्रल, पटल सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण? तो गंटरी जरीब द्वारा किया गया है भूमापन कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। और शाहजहानी जरीब द्वारा किया गया
शाहजहानी जरीब द्वारा किया गया सर्वेक्षण थॉकवास्ट सर्वेक्षण कहलाता है। तो चलिए आज के प्रश्न पूरे हुए। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी लेखपाल परीक्षा से जुड़ी काफ़ी सामग्री आप लोगों को मिल जाएगी। 24 प्रैक्टिस सेट और हैं, आप लोग उन्हें अवश्य देखिएगा। और हम अब जैसे कि ये परीक्षा की डेट बढ़ चुकी है और हमारी पेट की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है, तो उसी क्रम में हम लोग उसके जीएस के जितने भी पोर्शन हैं उसका इससे संबंधित एक एक क्लास जल्द ही चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। टॉपिक की एक क्लास, उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित एक क्लास शुरू होगी। तो पहली क्लास इस माध्यम से हम लोग सिंधु सभ्यता की एक क्लास लाने वाले हैं। और रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से, रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे चैनल पर साइंस संबंधी प्रीवियस ईयर प्रश्न अवश्य देखें। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।